अरहम एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम फिर बिहार विद्यालय अध्यापक नियमावली की बात कर रहे हैं। पहले के दो वीडियो में हमने नियम 1 से लेकर नियम 13 तक चर्चा किया था। पहले वीडियो में नियम 1 से लेकर 12 तक की चर्चा किया था और दूसरे वीडियो में नियम 13 का, क्योंकि वो व्यापक है, उसी में स्थानांतरण से संबंधित बातें हैं, प्रमोशन से संबंधित बातें हैं और वेतन से संबंधित बातें हैं कि प्रोन्नति के बाद या हर साल कितना किसको बढ़ोतरी मिलेगी। तो वीडियो दूसरा भी बहुत ज़रूरी है देखना। अब हम तीसरे वीडियो में नियम 14 से आगे की बात करते हैं। नियम 14 जो है अनुशासनिक कार्रवाई के संबंध में है। मूल नियमावली जो आपकी 10 अप्रैल 2023 को जारी की गई थी संचिका संख्या 743 के माध्यम से, तो उसमें सिर्फ कहा गया था कि बिहार में बहाल होने वाले शिक्षक बिहार सरकारी सेवक वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियमावली 2005 के अधीन होंगे। लेकिन अब जो संशोधित नियमावली आई है 2024 में, तो उसमें इस चीज़ को विलोपित कर दिया गया और विस्तृत दिशा निर्देश उसमें जोड़ दिया गया। आइए उसी दिशा निर्देश को हम समझने का प्रयास करते हैं। तो अनुशासनिक कार्रवाई कब होगी, कौन करेगा, क्यों करेगा, ये सारी चीज़ें इसमें डिटेल हैं। पहली बात कि कब होगी, जब आचरण सरकारी सेवक के अनुकूल नहीं होगा तब होगी। कौन करेगा, तो जिला शिक्षा पदाधिकारी करेंगे, क्योंकि वही आपके नियोक्ता हैं। कब करेंगे, क्यों करेंगे, तो क्यों का कारण 14(2) में बताया गया है। अगर आप अनधिकृत अनुपस्थित यानी बिना छुट्टी स्वीकृत कराए गायब रहेंगे तब, जानबूझकर अवज्ञा और अनुशासनहीनता यानी वरीय पदाधिकारी के निर्देशों को अगर आप नहीं मानते हैं तब, विद्यालय के शैक्षिक वातावरण में योगदान न देना यानी आप प्रोएक्टिव रहिए, विद्यालय में बेहतर शिक्षा का वातावरण कैसे हो इसके लिए आप कार्य कीजिए। अगर नहीं करते हैं तो भी किया जा सकता है। वित्तीय अनियमितता के मामले ये सबसे खतरनाक होता है, इसमें बचना मुश्किल होता है, इसलिए वित्तीय मामले में अनियमितता भूले से भी नहीं होनी चाहिए। सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी का अभाव, किसी भी आपराधिक मामले में शामिल होना, बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के प्रावधानों का उल्लंघन, बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के प्रावधानों के बारे में एक अलग से मैं वीडियो बना करके बात करूंगा। कोई अन्य मामला जिस पर अनुशासनिक प्राधिकार विचार करे, यह बहुत व्यापक अधिकार दे रहा है नियोक्ता को कि आप पे कार्रवाई कर सके। और नियम 17 का उल्लंघन, नियम 17 जो है मूल नियमावली में आचरण संहिता के नाम से शामिल किया गया है। इसमें कहा गया है कि निर्धारित पाठ्यक्रम को सही से पढ़ाना है, समय पे विद्यालय आना है, कक्षा का संचालन करना है, बाल अधिकारों का संरक्षण करिए, बच्चों को मानसिक या शारीरिक रूप से प्रताड़ित नहीं कीजिए, किसी भी प्रकार के नशे का सेवन नहीं करना है, सामाजिक कुरीतियों विशेषकर बाल विवाह एवं दहेज प्रथा को दूर करने में सक्रिय भूमिका निभाइए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के निर्देशों का पालन कीजिए, खासतौर से माध्यमिक या उच्च माध्यमिक परीक्षाओं के समय संचालन के संबंध में जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं उसका पालन कीजिए। ये अधिनियम बड़ा खतरनाक होता है, इस पर तुरंत कार्रवाई होती है। और अगला है बिहार सरकारी सेवक आचार संहिता 1976 के नियमों का पालन कीजिए, यानी सरकारी सेवक किसी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं होगा, चंदा नहीं लेगा, चंदा नहीं देगा, किसी पार्टी से नहीं जुड़ेगा, कोई भी एंटी सोशल एक्टिविटी में शामिल नहीं होगा, राष्ट्र विरोधी गतिविधि में शामिल नहीं होगा, कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे सरकार की बदनामी होती हो। तो ये सब चीज़ें जो है पहले से हैं और इस पे फिर आगे से भी हम एक वीडियो बना करके बात करेंगे। अगला है समझा गया निलंबन। तो पहले आप समझ गए कि नियम जो है क से झ तक इतने तरह के अगर कार्य आप करते हैं, मतलब डीओ को अगर विदित हो जाता है कि आप इनमें से किसी के अंतर्गत आते हैं तो आप पे कार्रवाई हो जाएगी। 14(3) जो है समझा गया निलंबन, मतलब अगर आपकी गिरफ्तारी होती है 48 घंटे के लिए, 48 घंटे से कम के लिए है तब तो बच जाएंगे, चाहे वो न्यायिक हो, चाहे पुलिस या सिविल अभिरक्षा में, जैसे भी हो। अगर आप कस्टडी में हैं तो आप
समझे जाएंगे निलंबित। अलग से निलंबित करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, हालांकि बाद में किया जाएगा निलंबित आपको, लेकिन बचना चाहिए, ये सब होना ही नहीं चाहिए। शिक्षक के संग वैसे भी नहीं होता है। 14.4 में जो है दंड बताए गए हैं, बृहद दंड कौन होंगे और लघु दंड कौन होंगे। बृहद दंड में किसी को टर्मिनेट किया जा सकता है, उसको अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जाएगा, कहा जाएगा बस अब जाइए, आपकी सेवा समाप्त। निचले पद पर उसकी पदोन्नति कर दी जाएगी, यानी वरीय है तो उसको कनीय बना दिया जाएगा, कम वेतनमान में पदोन्नति कर दी जाएगी। संचयी प्रभाव से वेतन वृद्धि को रोकना, यानी आगे आपको वेतन वृद्धि का लाभ कभी मिलेगा ही नहीं। दूसरा है लघु दंड। लघु दंड कब दिया जाएगा, तो लघु दंड में क्या शामिल है, निंदन, निंदा करके छोड़ दिया जाएगा। दूसरा, निर्धारित विधि से निर्दिष्ट दिनों के लिए सक्षम प्राधिकार के समक्ष उपस्थिति दर्ज किया जाना। जैसे जहां आप विद्यालय में कार्यरत हैं वहां से हटा करके किसी बीओ ऑफिस में या डीओ ऑफिस में या कहीं और आपको टैग कर दिया गया कि जाइए 50 किलोमीटर रोज़ जाके वहीं हाजिरी अपना बनाइए, तो ये भी एक दंड होता है। तीसरा है वेतन से कटौती के माध्यम से वित्तीय जुर्माना। अब वेतन से कितना कटौती किया जा सकता है, तो अधिक से अधिक 15 दिनों के वेतन के बराबर, ये भी कम नहीं होता है, बच के रहना चाहिए। अगला है गैर संचयी प्रभाव से वेतन वृद्धि। मतलब एक बार तो रोक दिया कि चलो इस बार तुम्हारा हमने वेतन रोक दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगले साल भी नहीं मिलेगा, अगला वाला मिल जाएगा, ये लघु दंड में है। प्रोन्नति रोकना, यानी अभी आप टीचर हैं बेसिक कैडर के, आपकी प्रोन्नति रोक दी गई तो कभी भी आप वरीय नहीं होंगे, बेसिक में ही रह जाएंगे। अगला है 14.5, यानी नियम 14 का 5वां भाग जो है विभागीय कार्रवाई शुरू करने की प्रक्रिया बता रहा है, तो ये भी समझना जरूरी है। हालांकि सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसकी ज़रूरत ही न पड़े किसी को। अनुशासनिक कार्रवाई कब होगी, जब जिला शिक्षा पदाधिकारी को कोई इन्फॉर्म करेगा कि इस शिक्षक पे अनुशासनिक कार्रवाई करने के कारण बनते हैं, तब जिला शिक्षा पदाधिकारी किसी बीओ यानी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर या किसी दूसरे अधिकारी को कहेंगे कि इस आरोप के आलोक में आप एक मसौदा आरोप पत्र तैयार कीजिए। अब वो मसौदा आरोप पत्र तैयार करेंगे, फिर एक जांच पदाधिकारी की नियुक्ति होगी, वही जांच पदाधिकारी अनुशासनिक कार्रवाई का संचालन करेगा। उसके पास 2 महीने का समय होगा, 2 महीने में वो 2 बार उस शिक्षक को बुलाएगा कि आप आइए और अपनी बात रखिए कि आप पे ये जो आरोप लगा है इसमें क्या सच्चाई है। अगर वो आरोपित शिक्षक जा कर के जांचकर्ता पदाधिकारी को संतुष्ट करता है कि नहीं हमारे ऊपर लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं, तो संभव है कि मामला ख़त्म हो जाए, यानी जांच पदाधिकारी जिला शिक्षा पदाधिकारी को ये अनुशंसा करें कि ये फर्जी बातें हैं और वास्तविकता से इसका संबंध नहीं है। लेकिन हो सकता है कि आरोप सही हो, तब क्या होगा, 2 बार आपको बुलाया जाएगा आरोपित शिक्षक को, दोनों बार अगर नहीं जाएगा आरोपित शिक्षक तो जांच पदाधिकारी एक अनुशंसा कर देंगे जिला शिक्षा पदाधिकारी को कि इनके ऊपर कार्रवाई की जाए, और उसके बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्रवाई करेंगे, और कार्रवाई करेंगे तो फिर अब समझ ही सकते हैं क्या होगा। खैर चलिए, लघु दंड अधिरोपित करने की प्रक्रिया। लघु दंड थोड़ा आसान है, इसके लिए जांच पदाधिकारी की नियुक्ति की ज़रूरत नहीं है, ये जिला शिक्षा पदाधिकारी स्वयं ही आपसे स्पष्टीकरण पूछ करके लघु दंड आपको दे सकते हैं। अगला नियम है काम नहीं तो वेतन नहीं। काम नहीं तो वेतन नहीं, बिल्कुल काम नहीं तो वेतन नहीं का नियम पहले से भी लागू है, और इसमें भी इस बात को कह दिया गया कि अगर काम नहीं करते हैं तो आपसे स्पष्टीकरण पूछा जाएगा, 7 दिनों के अंदर आपको स्पष्टीकरण देना होगा, और स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं है तो आपका वेतन उस दिन का रोक दिया जाएगा। इसके बाद है 14, नियम 14 जो है उसमें नियम 14 क जोड़ा गया है। 14 क किस लिए जोड़ा गया है, तो अपील के लिए, यानी जिला शिक्षा पदाधिकारी ने अगर दंड दे दिया तो उस दंड से अगर शिक्षक संतुष्ट नहीं है तो अपील करेगा। कहाँ करेगा, तो RDDE मतलब क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक, हर प्रमंडल में एक शिक्षा उपनिदेशक होते हैं, उन्हीं के कार्यालय में जाकर के अपील करेगा, और DO के कार्रवाई करने के 15 दिनों के अंदर जाकर के अपील कर देना है। अब RDDE जो हैं
30 दिनों के अंदर, यानी जिस दिन उनको अपील मिलेगा उसके 30 दिनों के अंदर वो उस पर अपना निर्णय लेंगे। इसके बाद एक और इसमें खंड जोड़ा गया है, उसका नाम है नियम 14ख। इसमें क्या है तो पुनरीक्षण। 14ख में क्या है, पुनरीक्षण। यानी अगर डीओ ने पनिश किया तो आप आरडीडी के यहाँ गए, आरडीडी ने भी उस निर्णय को जस का तस रखा, तब फिर आपको पुनरीक्षण कराने जाना पड़ेगा। कहाँ जाइएगा तो कमिश्नर साहब के पास जाइएगा। जो पुनरीक्षण का अधिकार है वह प्रमंडलीय आयुक्त को मिला है। हर प्रमंडल में एक आयुक्त होते हैं, ये बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी होते हैं। तो प्रमंडलीय आयुक्त के यहाँ जाइएगा पुनरीक्षण के लिए, वो जो हैं 30 दिनों के अंदर इस पे सुनवाई करेंगे और आरडीडी के क्या कहते हैं अपील के बाद, आरडीडी के निर्णय के 15 दिनों के बाद आप पुनरीक्षण में जा सकते हैं, जहां प्रमंडलीय आयुक्त जो हैं 30 दिनों के अंदर पुनरीक्षण करेंगे। तो ये एक अच्छी प्रक्रिया है। इतनी लंबी प्रक्रिया इसलिए अपनाई जाती है कि शिक्षक पे किसी भी स्तर पे अगर कोई गलती से सज़ा मिल गई है तो उससे बचा जा सके। अब आइए, ये नियम 14 जो है हो गया। इसके बाद क्या है, 15 में सेवा संबंधी शर्तें हैं, तो कुछ खास नहीं है। वेतन वही होगा जो राज्य सरकार निर्धारित करेगी, संवर्ग का पद बल वही होगा जो राज्य सरकार निर्धारित करेगी, और सेवा शर्तें वही होंगी जो राज्य सरकार निर्धारित करेगी। नियम 16 में जो है अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की बात की गई थी मूल नियमावली में। अब संशोधन के बाद उसको प्रतिस्थापित माने हटा दिया गया और कह दिया गया कि अनुकंपा के आधार पे भी नियुक्ति अगर होगी तो उसके लिए स्क्रीनिंग एग्ज़ाम पास करना ही पड़ेगा। स्क्रीनिंग माने छंटनी परीक्षा, ऐसे नहीं मिल जाएगा कि चलो इनके आश्रित को दे दिया जाए, उनको एक एग्ज़ाम देना होगा। और उस समय की जो विद्यमान नियम होगा, हर समय नियम बदलते रहता है ना, अनुकंपा से संबंधित हर नियम बदलता है, तो ये नियम भी। तो जब जो विद्यमान नियम होगा उसके अकॉर्डिंग अनुकंपा पे नौकरी मिलेगी। इसके बाद नियम 17 हम बात कर ही चुके हैं, अनुकंपा के आधार पे नियुक्ति वाली बात हो ही गई। अब जो है नियम 18 जो शिकायत एवं अपील से संबंधित था उसको विलोपित कर दिया गया, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। जब इतनी विस्तृत प्रक्रिया दे दी गई, अनुशासनिक कार्रवाई कैसे होगी और उसमें अपील कैसे होगा, पुनरीक्षण कैसे होगा, तो शिकायत और अपील की ज़रूरत ही ख़त्म हो गई। नियम 19 जो है प्रकीर्ण, इसमें कहा गया था जितने नियोजन हुए थे वो सब नियम के अंतर्गत, जैसे 2006 में माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए नियोजन नियमावली बनी, फिर 2020 में फाइनल नियोजन नियमावली बनी, इसी तरह 2012 में प्राथमिक के लिए नियोजन नियमावली बनी, फिर उसको भी 2020 में रिवाइज कर दिया गया। तो नगर निकाय के अंतर्गत हों या पंचायती राज संस्था के अंतर्गत हों, जितने भी नियोजन नियमावलियों से शिक्षक नियोजित हुए थे वो सभी नियम जो हैं यहाँ पे आके लिख दिया गया। नियुक्ति व्यक्ति इस नियमावली से शासित संवर्गों में उनकी नियुक्ति के लिए किए गए विशिष्ट प्रावधान के अतिरिक्त इस नियमावली के अन्य प्रावधानों के तहत कोई दावा नहीं करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नई नियमावली है जिसमें अब विद्यालय अध्यापक का पद सृजित किया गया है, बीपीएससी से चयन हो रहा है, इसके किसी भी प्रावधान के लिए नियोजित शिक्षक दावा नहीं कर सकते सिवाय इसके कि उनसे रिलेटेड कोई बात इसमें की गई हो। तो उनसे रिलेटेड बस एक ही बात है कि वो चाहें तो परीक्षा दे करके विद्यालय अध्यापक बन सकते हैं। दो शब्द जान लीजिए, नियोजित शिक्षक और विद्यालय अध्यापक। हालांकि नियोजित शिक्षक शब्द नहीं है, उसमें भी अलग अलग स्तर के शिक्षकों के लिए अलग अलग पद है, लेकिन एक लाइन में समझना हो तो अब जो शिक्षक बहाल होते हैं इनको विद्यालय अध्यापक यानी स्कूल टीचर कहा जाएगा, और पहले के जो टीचर है वो नियोजित टीचर कहलाते हैं। तो नियोजित टीचर के लिए बस एक ही बात है कि वो चाहें तो परीक्षा देके इसमें शामिल हो सकते हैं। इस नियमावली में यानी 2023 में जो नियमावली जारी की गई थी तो कहा गया था कि जितनी नियोजन नियमावलियां हैं
इस नियमावली यानी विद्यालय अध्यापक नियमावली बनने के बाद उनके अंतर्गत कोई बहाली नहीं होगी, लेकिन अब इसमें हल्का सा संशोधन किया गया है और अब कहा गया है कि इन नियमों के तहत प्रावधान के अनुसार या न्यायिक आदेशों के अनुपालन के अतिरिक्त विद्यालय अध्यापकों के पद पर कोई नई नियुक्ति नहीं की जा सकेगी। यानी न्यायिक आदेश हो तब किया जा सकता है, अन्य स्थिति में नहीं होगा। और अब एक लाइन की बात अगर कहें तो केवल और केवल यही नियमावली है जिससे बिहार के सभी शिक्षक शासित होंगे। सभी शिक्षक का मतलब दो चीज़ यहाँ स्पष्ट कर लीजिए कि जिला संवर्ग के सहायक शिक्षक जो हैं वो लोग नहीं आते और प्रमंडलीय वर्ग के सहायक शिक्षक हैं वो भी नहीं आते। ये लोग वेतनमान वाले शिक्षक हैं, पहले से ही बहाल हैं, तो जितने सहायक शिक्षक हैं वो नहीं आते। 3 तरह के शिक्षक में अंतर जान लीजिए। सहायक शिक्षक इस नियमावली से नहीं गाइड होंगे, वो जिला संवर्ग या प्रमंडल संवर्ग के शिक्षक जो भी हों उनका वेतनमान 9300 से 34,800 वाला होता है। दूसरी बात कि नियोजित शिक्षक नियोजन इकाई के अंतर्गत हैं, सक्षमता परीक्षा पास करके वो भी इसी नियमावली से गाइड होंगे। तीसरे विद्यालय अध्यापक यानी स्कूल टीचर जो अभी बीपीएससी के माध्यम से बहाल हो रहे हैं वो लोग भी इसी नियमावली से गाइड होंगे। तो ये नियमावली विस्तार से समझना मुझे अच्छा लगा, आपको भी अच्छा लगेगा। कमेंट करके बताइएगा कुछ और भी स्पष्टता की ज़रूरत हो तो, या मेरी बातों में अगर अस्पष्टता हो तो उसे भी आप कमेंट करके थोड़ा स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। आपके प्रतिक्रियाओं का सादर सम्मान है। बहुत बहुत धन्यवाद।